हाँ, तो पहले हमने किया आर्टिकल्स, वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई उसमें आपको कोई सस्पेंस हो, कोई शक हो, कोई डाउट हो तो मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, मैं आपको उसका समाधान बताऊंगा। आज हम करेंगे टेंस। ये इंग्लिश की मूल चीज़ है, द टेंसेस। टेंसेस आपको पता ही होगा, हिंदी में इनको काल कहते हैं, काल। और काल तीन होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, ये हो गया भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ये हो गया भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट हो गया वर्तमान जो अब चल रहा है वो, पास्ट हो गया भूतकाल यानी जो पहले जा चुका, और फ्यूचर टेंस जो आगे आएगा वो भविष्य काल। इंग्लिश में प्रत्येक काल के, प्रत्येक टेंस के यानी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सभी के चार चार भाग होते हैं। इसको पहले को कहते हैं इनडेफिनेट, दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट, और चौथा हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार भाग होते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम ये करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है। हिंदी के किस वाक्य को पढ़ें तो पता चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हिंदी में पहचान, हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, आदि आए, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हिंदी के वाक्य को पढ़ें और उसके अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं ये आए। ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं ये आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इंग्लिश में क्या नियम लगेगा इसमें,
इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, तीनों का अलग अलग है, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दो कंडीशन आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इसके लिए कंडीशन होती है कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगी और कहाँ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगी। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पता लगेगा। यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन प्लूरल हो। फर्स्ट पर्सन हो गया, चलो यहाँ लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। फर्स्ट पर्सन हो गया आई एंड वी। सेकंड पर्सन हो गया यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल दे। या अन्य बहुवचन चीजें, अदर प्लूरल। यानी अन्य बहुवचन चीजें कह लो या अदर प्लूरल। अदर प्लूरल्स, ये हो गई पहली कंडीशन। एक कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन यहाँ आ लिया, ये प्लूरल प्लूरल आया खाली, तो रह गया हर चीज का सिंगुलर और प्लूरल होता है। जैसे आई सिंगुलर हो गया, वी इसका प्लूरल हो गया, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। और ये थर्ड पर्सन प्लूरल में बता दिया, दे आते हैं या कोई अन्य कोई चीज आ जाए एक से ज्यादा, वो अदर प्लूरल में होता है। यदि अब बच गया हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यदि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन हो किंतु सिंगुलर हो, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में कौन आता है? ही।
see it, any name, anything. ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस। ये हो गया हमारा दूसरी शर्त। अब इसके एग्जाम्पल समझाता हूं। वह प्रतिदिन सैर को जाता है। अब हम देखेंगे वह प्रतिदिन सैर को जाता है, तो यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट है वह, ये सब्जेक्ट हो गया, जाना वर्ब हो गई। यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया वह, तो इसको बनाएंगे तो ही जाने की होती है गो। अब यहाँ देखो हमारा सब्जेक्ट ही आ गया, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गोज फॉर ए वॉक डेली। He goes for a walk daily। मैं आपको ट्रांसलेशन और रीट्रांसलेशन का एक सरल सा तरीका बताता हूँ। हमें हिंदी से इंग्लिश बनानी हो या इंग्लिश से हिंदी बनानी हो, सब्जेक्ट दोनों का पहले रखा जाता है, फिर हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो सेंटेंस अपने आप शुद्ध बन जाता है। जैसे वह का ही हो गया, फिर पीछे से देखो जाता है, गोज सैर को, फॉर ए वॉक प्रतिदिन डेली। इंग्लिश में से इंग्लिश से हिंदी बनाएंगे, ही वह हो गया, उसके बाद प्रतिदिन सैर को जाता है। सब्जेक्ट रख करके हम वाक्य को पीछे से लेंगे तो वो सेंटेंस अपने आप शुरू हो जाता है। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। इसमें ता हूँ आ गया, इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको बनाइए, यहाँ सब्जेक्ट में आई। अब वही तरीका पीछे से करते हैं, तो करना की होती है डू, लेकिन नियम लगाएंगे। यहाँ आई सब्जेक्ट हो गया यानी फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता, केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आई डू अपना कार्य, माई वर्क स्वयं, माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। स्वयं यदि सब्जेक्ट वह होता तो उसके लिए स्वयं होता हिमसेल्फ, यदि दे होता तो स्वयं होता themselves, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। यहाँ गोज
किस लिए लगा कि ही सब्जेक्ट आ गया, यहाँ डू फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगी क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए यहाँ गोज हुआ, और ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। अब नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा अफर्मेटिव था, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर लगता है डू नोट या डज नोट, यानी डू या डज के बाद नोट, और फिर फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। अब फिर दो चीज आ गई हमारे पास, डू नोट और डज नोट। ये कहाँ लगाएं? डू नोट कहाँ लगाएं, डज नोट कहाँ लगाएं? डू नोट कहाँ लगता है, यानी डू का प्रयोग कहाँ होता है और डज का प्रयोग कहाँ होता है। डू और डज दो चीज आ गई, वही है। मैं आपको बता दूं, मैंने एस या ई एस बताया था, तो ये डज के साथ भी ई एस लग रहा है, तो जो सब्जेक्ट मैंने एस या ई एस के बताए थे वो डज के साथ हो जाएंगे, एस एस वाले हो गए। एक बिना एस का जो बताया था केवल फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस नहीं था, तो ये डू हो गया, वो सब्जेक्ट हो गए बिना एस के। यानी अब देखिए, डू हो गया यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। ये डू हो गया। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ये थे ही, सी, इट, एनी नेम, एनीथिंग। ये हो गया हमारा डज का प्रयोग। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, बबीता चाय नहीं पीती है, ती है, वही आ गया। अब देखिए, बबीता चाय नहीं पीती है, बबीता सब्जेक्ट हो गया। अब लगेगा डू नोट या डज नोट, सब्जेक्ट हो गया। अब डू नोट या डज नोट में से कौन सा लगाएं? हमारा सब्जेक्ट है बबीता, बबीता नाम हो गया, एनी नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो तो हम क्या लगाएंगे? डज नोट। तो डज नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, टेक टी। गर्म चीज के लिए टेक लगता है और ठंडी चीज के लिए ड्रिंक। ठंडी चीज के लिए ड्रिंक का प्रयोग होता है और गर्म चीज के लिए टेक।
वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। ये हो गया दे, और दे आ गया, तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल आ गया। दे पहले लिखा हुआ है, तो दे यहां क्या लग जाएगा, डू नॉट प्ले फुटबॉल। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। यहाँ डज नॉट, डू नॉट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसमें देखिए, हर प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है, वी फर्स्ट। इसमें सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डू या डज। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। दूसरा ये भी प्रश्नवाचक होता है WH वाला। पहले WH वर्ड हो गया, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हुज, होम, ये WH। उसके बाद फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये हो गया इंटरोगेटिव। डू और डज मैंने बता ही दिया। डू कहाँ लगता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल। डज कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। वही नियम है। एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम्हारा भाई मुंबई में रहता है? तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, इसलिए क्या लगेगा, डज। तुम्हारा भाई योर ब्रदर, डज योर ब्रदर रैना लिव इन मुंबई? वे क्या खाते हैं? ये भी प्रश्नवाचक है। क्या बीच में आ गया, इसलिए ये WH माना जाएगा। तो WH पहले आएगा, क्या आगे हो गई व्हाट,
वे दे होता है इसलिए उनके साथ ये थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू। वुड डू, वे की हो गया दे खाना ईट, वुड डू दे ईट। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अब कौन की क्या हो जाएगी? EWH हो गया। हु, और हु जो है वो अपने आप में ही सब्जेक्ट भी है, इसलिए यहाँ डू और डज नहीं लगेगा इसके साथ। पढ़ाना, टीचेज, टीच हो गया। अब पढ़ाता है यानी एक पढ़ाता है, सिंगुलर हो गया तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, क्या लगेगा? डज, यानी एस या ईएस लग जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस वाला इसके अंदर नियम लगेगा। हु टीचेज तुम्हें, यू अंग्रेजी, इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश। ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका यूज कल करवाएंगे और इसको एक बार पढ़ के देखना। सेंटेंस भी दूंगा कल कुछ जो आपको ट्रांसलेट करना होगा।